बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई है, जबकि 15,16,603 लोग मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाकों से 4,81,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा चुका है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए हैं। वो SCO इजलास में शिरकत भी करेंगे, जबकि उनकी अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पंजाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन होती जा रही है। उधर बलोचिस्तान भी सैलाब के खतरे की जद में आ चुका है और मजीद बारिशों की पेशगोई है। बारिशें तो अभी हो रही हैं, अभी यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में कुछ कम है, पंजाब में ज़्यादा हो रही हैं, फिर ये अभी सिलसिला चलेगा। सही। और अगले महीने के वस्त तक ये बारिशें और ये सारा सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो देखें कि अभी ये किस तरफ जाता है। मैं तो सिर्फ ये बात है कि ये प्रॉपर आपको नज़र आ रहा है इस वक्त मुल्क में जो मैन मेड क्राइसिस, कल भी मैंने बात की थी कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ और प्लॉटों पे कब्जे, और यानी ये कितनी अजीब सी बात है जी कि 99 हाउसिंग सोसाइटियाँ गैर कानूनी करार दी। अब कोई गैर कानूनी तो यहाँ पर ठेला नहीं लगा सकता अपना, गरीब उसको उठा के ले जाते हैं। तो ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ कैसे बन गई? किसी भी दौर में भी आया है, मेरे ख्याल से लेट 90s में ये ट्रेंड आया। जैसे वो एक बूम था ना हाउसिंग सोसाइटी की, जैसे इन दिनों पिछले चंद सालों में क्रिप्टो का बूम है कि क्रिप्टो के थ्रू पैसा बाहर भेजो। उस वक्त ये बूम आया है कि हाउसिंग एक बूम आता है ना जिसमें आप वो एकदम से सब पीछे लग जाते हैं। तो उस वक्त पैसा कमाने का आसान तरीन तरीका, गुजरे चंद सालों से वो पैसा जो है अब मुख्तलिफ अंदाज में वो क्रिप्टो के थ्रू मनी लॉन्डर हो रहा है। लेकिन ये कि उस वक्त ये था, मुझे आप ये बताएं, मेरी ये कितनी अजीब सी बात है कि हाउसिंग सोसाइटियां ही गैर कानूनी है। यानी एक घर तो हो सकता है, चले एक सड़क हो सकती है, आप ये कहेंगे एक ठेला किसी ने गलत लगा लिया उसको उठा के ले जाते हैं। हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं उनको लाइसेंस इशू हुए, वो घर बन गए, घर बिक गए, फरोख्त हो गए, उसमें आके लोग रहने लगे, करोड़ों रुपया लोगों ने खर्च किया और फिर पता चला अचानक कि वो गैर कानूनी है। इसकी इजाज़त उसने दी थी, उसकी इजाज़त उसने दी थी, उसके दौर में हुआ, उसके दौर में ये हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। भाई आम लोग तो ये देख रहे हैं ना कि ये कॉलोनी जो है ये एक, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है इसके कि ये मंजूर शुदा। अब ये छोड़ दें कि किसके दौर में मंजूर शुदा, मंजूर तो की ना रियासत पाकिस्तान के अंदर कोई अगर आके लाहौर में या इस्लामाबाद में, कराची में कहीं कह रहे हैं कि यार हाउसिंग सोसाइटी है और ये मंजूर शुदा है हुकूमत की, तो अब हाउसिंग सोसाइटी ही गैर कानूनी हो गई, पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी। और बहस ये चल रही है कि इसके दौर में हुई थी कि उसके दौर में हुई थी। ओ भाई, जिसके दौर में भी हुई थी, ये सारे के सारे लोग जिन्होंने ये मैं जो कल भी मैं बात कर रहा था कि एक फूड बास्केट को और क्लाइमेट के इन मामलात को उन्होंने कंक्रीट के जंगल बना दिए। यानी आपके पास सारे मौसम है पाकिस्तान में, सारे आपके पास जो है वो दरिया बह रहे हैं जिनका पानी आप यानी अब चंद रोज पहले तक क्या हो रही थी, नहरें नहीं निकलेंगी, ये नहीं निकलेगा, वो नहीं, क्योंकि अगर ये डैम बन जाते तो डैम्स के नतीजे में कितना तरीके से पानी आप हर तरफ लेके जाते कि यहाँ से नहर निकाल ली, यहाँ से, क्योंकि पोलिटिसाइज कर देते हैं हर चीज़ को। तो उसके नतीजे में जो है मतलब एक डैम हो और डैम से जैसे दुनिया में तरीके से होता है कि उसमें से फिर नहरें जा रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, ठीक है, तो तरीके से ज़ख़ीरा हो जाता है पानी। अब उसमें यह है कि वो जो है ना वो डैम बन रहे हैं और जो उनकी जगह जो सोसाइटियाँ बनी वो कानूनी उनको शक्ल दे दी गई। जैसे मुल्क में ये पॉलिटिकल पार्टियां हुकूमत के साथ नहीं होता, ये कुछ ऐसे हाउसिंग सोसाइटियों के साथ हो रहा है इस दफ़ा। इस वक्त ये अच्छा था हुक्मरान, थोड़े दिनों के बाद ये जो है ना ये ख़राब हो गया, ये करप्ट था, ये ईमानदार हो गया, ये ईमानदार था, ये करप्ट हो गया, ये मुल्क दोस्त था, ये मुल्क दुश्मन था, ये इस तरह करके ना अब उसमें ये अच्छी बुरी हाउसिंग सोसाइटियाँ भी आ गई हैं। मतलब ये इसके ऊपर मतलब अभी देखिए ना बहरिया टाउन चल रहा था, उधर से जो है वो बहरिया टाउन के ऊपर से टोपी इधर आ गई ये बाकी हाउसिंग सोसाइटियों पे, वो पता नहीं अपनी साइड में कहीं मौजूद हैं या नहीं है या क्या। मतलब एक अजीब सा मामला है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ भी उस पॉलिटिकल आप समझ लें कि एलीट का एक हिस्सा बन गए लोग, उसके मालकान, कि यार एक मिनट ज़रा, ये
हमारे लोगों की हाउसिंग सोसाइटियाँ, ये उसके लोगों की हाउसिंग, ओ भाई सारी की सारी गैर कानूनी है, सबको एक साथ मिलके वो बनी कैसे हैं इतने, और इतने सालों में कैसे बनी है? देखिए ना, मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक ये कितनी 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 अजीब बात है। आपको जितना स्टडी करें आप उतने आप सोचते हैं कि यार एक मिनट, हाउसिंग सोसाइटी जो है, हाउसिंग एक घर की बात नहीं हो रही, उसका ब्लॉक 1, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, पता नहीं ब्लॉक एफ, ब्लॉक 10, ब्लॉक कई शहरों में फैली हुई, मंजूर शुदा जनाब, ये वो, तो लोगों ने पैसे ले डाल के उसमें खरीद लिया घर, उसमें कुछ अर्से के बाद वो तो गैर कानूनी है। ये एक अजीब सी बात है ना जी। ये नहीं, आप किसी खलीजी रियासत में कहीं दुनिया में जाके करें, घर लें, प्रॉपर्टियाँ इन्वेस्टमेंट करें, थोड़े दिन बाद पता चले ये जगह ही, ये नहीं कि बिल ज़्यादा है, ये नहीं कि वो कोई टैक्स लग गया, वो जगह ही गैर कानूनी थी। मतलब दरिया के ऊपर बना दिया आपने, किसी ने नाले के ऊपर बना दी, किसी दरिया के ऊपर बना दी, कुछ। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको बराए करम, ये प्रॉपर जो माशी दहशतगर्दी के मनाजिर आपने देखे नहीं है ना, तो इस वक्त ये आप हज़ारों या लाखों की तादाद में लोगों को बेघर देखें, बेघर, ये कैसे, कौन जिम्मेदार है इसका? वो दहशतगर्दी होती है ना कि वहाँ पे बलूचिस्तान में BLA या मजीद ब्रिगेड या सो कॉल्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने कत्ल किया या जो भी कुछ हुआ, या जो दहशतगर्दी हुई, लोग बेघर हो गए। ये जो लोग बेघर हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? और ये उनके जो मवेशी और अरबों रुपए की उनकी, और अभी बहरान खड़ा होगा मुख्तलिफ गंदम या पता नहीं चावल, ये मुझे नहीं पता, लोग लेकिन बातें कर रहे हैं, तो और फिर बीमारियां और फिर आगे मसले। तो इशू ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारान के नाम लेना जो है वो भी एक इस वक्त इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि इसका नाम ले सकते हैं, इसका नाम नहीं ले सकते, इसका नाम ले सकते हैं, इसका नाम ये नहीं। ओ भाई ये क्या? एक हमारी वज़ीर हैं दरमियान में बखस आई थी, वो कह रही है इन पूरे हालात में, क्योंकि हर अपनी अपनी जगह हर प्रोग्राम्ड है ना, हर शख्स, उससे वो बाहर बात नहीं कर सकता। वो इस दौरान कह रही हैं कि पूरे मुल्क में बहुत जल्द एक फाइबर पता नहीं केबल बिछाया जाएगा। ओ भाई यहाँ लोगों के घर पानी बह रहा है, वो कह रही है केबल बिछाया जाएगा। वो बार बार अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्दी ख़त्म हो। अदारे जो भी हैं, जितनी इस्तात है उनकी, वो काम कर रहे हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है अक्रॉस द बोर्ड। या तो ये है कि ये तारी तबाही के बाद कोई इसकी दोबारा मैपिंग होगी, बजाय इसके कि वो इसको इन्हीं पानी ने बहुत डैमेज किया है जो, लेकिन लोगों के घर हैं ये, और दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल लोगों की डूब गई है घरों की। ये जो पानी बह रहा है ना जी, आपको पता है इसके नीचे गांव है, ये गांव के ऊपर से, ये घरों के ऊपर से पानी बह रहा है। मैं जब इन इलाकों में गया हूँ 2010 में या उसके बाद, तो मैं वो एक गांव में गया कश्ती में, तो मैंने कहा गांव किधर है, गांव तो नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आप ये जो नीचे देख रहे हैं ना, ये वो घर की छत है, ये गौर से देखें तो आपको छत नजर आएगी, और ये गांव के ऊपर है पानी, यानी गांव डूबा हुआ है पूरा और कश्ती उसके ऊपर चल रही है और नीचे गांव है। तो बात ये है कि जब, और ये अचानक हुआ है, ये 2010, उससे पहले दाएं बार, उसके बाद करते गए आगे, ये ज़मीन घेरो, वो ज़मीन घेरो, ये ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि अब ये इससे निकलना होगा, क्योंकि देखिए आपने लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाने हैं, आपने पाइपलाइंस, आपका सी पैक, आपका जो है वो मतलब बहुत कुछ, ये गुजर जाएगा दिन, ये इंशाल्लाह इससे हम गुजर जाएंगे खैरियत से। लेकिन बात सिर्फ वही है कि क्या हमने लेसन लर्न हुआ इससे या नहीं। इशू सिर्फ ये है, ये है कि ये सारा जब सिलसिला अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे, अगले चंद हफ्ता 10 दिन 12 दिन जो तबाही आनी है, बर्बादी आनी है, वो तो आनी है, लेकिन उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या इन्हीं के इश्तिहार, इन्हीं की चीज़ें, ये सब चलेगा, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, बड़ा ये हो गया, सुभान अल्लाह, उस सूबे में ऐसा हुआ, तो इनफ इज़ इनफ होता है ना। बल्कि इनफ इज़ इनफ को भी बड़ा अरसा गुजर चुका है अभी कि प्रॉपर इन घरों के, एक तो लोगों के डैमेजेस है, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये घर इंश्योर्ड हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता कि इन घरों का इंश्योरेंस कोई होता है सोसाइटीज़ में या नहीं होता, कोई ऐसा सिस्टम है या नहीं है, और कितना पैसा देंगे इंश्योरेंस वाले भी। और इसमें देखें ना, लोग अपने घर खाली करें तो उनके फ्रिज हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके टीवी हैं, वो लोग कैसे अपना सारा सामान उठा के निकलें। ये बहरहाल इससे निकल जाएंगे, इस इशू से, इस बहरान से। लेकिन ये कि लेसन लर्न ये है कि ये जो शहरों की एक तरतीब है ना, शहरों का नक्शा दोबारा अरसर नौ उन पर गौर किया जाए। एक तो पाबंदी लगा दी जाए कि नई हाउसिंग सोसाइटियाँ और ये सारा तरीका, और लोग खुद भी जो है ना, लोग खुद भी
ये लोग भी खुद ये इसको छोड़ दें। आज के बाद लोगों ने एक नया सबक भी सीखा है ना कि जब लिखा हो कि मंजूर शुदा तो फलानी सूबाई हुकूमत और फलानी वफाकी हुकूमत से मंजूर शुदा या LDA KDA सी पता नहीं जो भी आप नाम दे दें उनका, उनसे मंजूर शुदा तो CDA। तो आप ये देख लें कि भाई ये मंजूर शुदा जो है ये जगह ठीक बनी है कि नहीं बनी, किस जगह पे बना हुआ है। सिर्फ वो सर्टिफिकेट्स देख के जो है ना वो घर ना खरीदें, क्योंकि वो सर्टिफिकेट जब इस तरह की तबाही आएगी ना तो वो सर्टिफिकेट्स एक तरफ रह जाएंगे। ये देख लें कि वो जगह कहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन कैसी हुई है, वो जगह क्या मुनासिब है रहने के लिए, नहीं मुनासिब। अब यहाँ पर नालों के गिर्द अच्छी खासी लोगों ने कोठियाँ बनाई, खासा पढ़े लिखे लोग, ये इस्लामाबाद भी थे, नालों के ऊपर कोठियाँ बनी हुई हैं। वो कहते हैं जी इजाज़त है। ओ भाई इजाज़त है, छोड़ देना जिसने इजाज़त दी थी। आप देखें आपका घर महफूज है कि नहीं, आप खुद भी तो देखें ना उसको। तो अब यह है कि इससे इस बहरान से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन यह है कि इसके नतीजे में पकड़ तो होनी चाहिए लोगों की जो जिम्मेदारान थे। और जिम्मेदारान सिर्फ सियासतदान नहीं थे, उसमें बाबूज भी तो हैं जो अपनी जगह मौजूद रहते हैं हमेशा। इसका दौर उसका दौर, इसका दौर उसका दौर, उन्होंने फैसले। तो मेरे ख्याल से इसकी प्रॉपर कोई करना पड़ेगा। अब मुल्क ऐसी जगह आ गई है कि ये जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये सारी चीज़ें हो, कहीं से डैम उड़ा रहे हैं लोग, कहीं से कुछ कर रहे हैं, सड़कें बह गई हैं, बड़ी मुश्किलों से ये काम होते हैं सारे। बजाय इसके कि फौरी तौर पे फ़ंड मांगना शुरू कर दें, अवाम के ऊपर टैक्स लगा दें, मज़ीद टैक्स, यही तरीका होता है ना। तो उससे बच के ही मेरे ख्याल से माशी दहशतगर्दों को पकड़ें और आगे चलें। तो इसमें जो है वो मिनिस्टर साहिबा बात करी थी फाइबर की IT के हवाले से, लेकिन वो अपनी डोमेन की बात करी थी ना। वो ये अब इसके साथ सारे मामला को एक साथ लेके चलना है ना। वो IT को भी चलाना है आपने बिजली को भी चलाना है, आपने जो है गैस के भी सिलसिले देखने हैं, आपने डिफेंस के मामला भी देखने हैं, आपने साथ ही जो है ये सिक्योरिटी का क्राइसिस भी है, साथ ही फूड का, तो बहुत सारे मामला हैं। तो अल्लाह ताला इन बुरहानों से निकाले। लेकिन चूँकि पहले ये कम शिद्दत में आए थे ना, उस वक्त हमने कुछ नहीं किया, तो इस दफ़ा वो आ गया है सारा एक अजाब, तो हम उतने तैयार नहीं थे उसके लिए। लोग एग्जॉस्ट भी हुए थे, थके भी हुए थे, इससे पहले ज़हनी तौर पे भी लोग परेशान थे। तो अब ये ख़त्म होते हैं सिलसिले, तो देखें कहाँ जाते हैं। चंद वाक़यात जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ उन पर तरह नज़र डालते हैं। पहले तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके फ़ैसले को, जो वाशिंगटन ये जो टैरिफ का उनका फ़ैसला था जी, उसको वाशिंगटन की जो अदालत है उसने उड़ा दिया। उसने कहा कि ये जो फ़ैसले हैं ये इनके गैर कानूनी हैं, और ये जो टैरिफ्स आयद कर रहे हैं जी, ये फ़ैसले ही गैर कानूनी है। पूरे टैरिफ पॉलिसी को अदालत ने उड़ा दिया प्रेसिडेंट ट्रंप की। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने बड़ा शदीद उसके ऊपर रद्दअमल का इजहार किया। मैं अगर उनकी पोस्ट की देखूँ, फर्स्ट, ऑल टैरिफ्स आर स्टिल इन इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि अदालत का फैसला ये है, अब अदालत का फैसला ये है कि ये सारे टैरिफ गैर कानूनी है जो उन्होंने दुनिया भर पे लगाए हैं, लेकिन इनका इतलाक 7 अक्टूबर से होगा। 7 अक्टूबर तक ये, अच्छा, अब इन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया कि ऑल टैरिफ्स आर स्टिल इन इफेक्ट, और एक हाईली पार्टियन अपील्स वहाँ पे गई हैं। ये पहले तो एक कारोबारी शख्सियात गई थी, फिर कुछ रियासतें भी साथ चली गई थी, और ये है कि अमेरिका विल विन इन द एंड। ये टैरिफ्स अगर चले गए इट विल बी टोटल डिज़ास्टर फॉर द कंट्री, और फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, USA विल नो लॉन्गर टॉलरेट इनॉर्मस ट्रेड डेफिसिट एंड अनफेयर टैरिफ्स एंड ऑन। ये वो पूरा पे उन्होंने लिखा, और आखिर में उन्होंने लिखा कि सपोर्ट एंड सपोर्ट वो उन कंपनीज़ को हमने सपोर्ट करना है कि जो मेक अमेरिका मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और ये जो है ये उन्होंने कहा कि हम इसको, आखिरी 3 लाइनें पढ़ें तो कह रहे हैं, नाउ विद द हेल्प ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट वी विल यूज़ देम टू द बेनिफिट ऑफ अवर नेशन और मेक अमेरिका रिच, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल अगेन। अच्छा, यानी अब इसमें हुआ ये कि अदालत ने कह दिया कि ये फैसला गलत था, ये गैर कानूनी थे टैरिफ्स, लेकिन 7 अक्टूबर से तलाक होगा, तो दरमियान में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अपील करने के लिए। और इस दौरान जो है वो पूरी दुनिया एक अजीब सी बेचैनी का शिकार रहेगी, क्योंकि कई मुल्कों के साथ तो उनकी डील हो गई, कुछ मुल्कों के साथ डील अभी नहीं हुई। कुछ टैरिफ की डील हो गई ना, कुछ यूरोप के साथ हो गई, किसी को कह दिया 25%, 19%, ये वो सारा हो गया। कुछ के साथ नहीं हुई, जैसे भारत के साथ नहीं हुई, चाइना के साथ नहीं हुई, कुछ मुल्कों के साथ नहीं हुई अभी तक हतमी तौर पे, मतलब रशिया के साथ क्या करना है, तो बाकी मुल्कों। तो साथ ही जो है वो लेबर डे उनका जो है वो अमेरिका में एक तातीलात शुरू हो गई हैं।
अच्छा, ये लेबर डे जो है, ये मैं आपको बता दूं, लेबर डे जो है मजदूरों का दिन है जी। और अमेरिका में मजदूरों का दिन, ये मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, अमेरिका में जो मजदूरों का दिन है वो सितंबर के पहले मंडे को मनाया जाता है। सही। बाकी दुनिया में जिस तरह वो 1 मई को मनाया जाता है ना, 150 मुल्कों में या उससे ज़्यादा मुल्कों में 1 मई को होता है। वो शिकागो में जो 1883 या 84 में कोई वाक़यात हुए थे, वहाँ पे जो मज़दूरों के ऊपर तशद्दुद हुआ था, ब्लास्ट हो गए थे बड़े जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से। तो उसके बाद लेकिन ये जो तहरीक है इसका ओरिजिन यूरोप में है। ये जो 1 मई को जो मनाते हैं ना आलमी दिन मजदूरों का, पाकिस्तान में मनाया जाता है, तो वो उसकी जो है वो यूरोप का उसका ओरिजिन है। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जिसमें कनाडा भी है, वहाँ वो भी पहली मंडे को मनाते हैं सितंबर में। जापान वाले मनाते हैं 23 नवंबर को, जमैका वाले 23 मई को। अच्छा, अमेरिका जो है इसी तरह से वो अमेरिका में मनाया जाता है ये 1 मंडे ऑफ सितंबर, यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कनाडा में। 2 मुल्क ऐसे हैं जो 1 मंडे ऑफ सितंबर में मनाते हैं, अमेरिका और कनाडा। और बाकी जो मुल्क हैं वो अक्सरियत दुनिया में जो है वो मोस्ट कंट्रीज जो हैं वो 1 मई को मनाते हैं, और ये जो हैं ये मनाते हैं पहला मंडे जो सितंबर का आता है। तो वो चूंकि एक लॉन्ग वीकेंड हो जाता है, इन फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, तो अक्सर लोग ये है कि वो अपनी जो साल की तातीलात होती है ना अमेरिका में, इन 7% पॉपुलेशन अमेरिकन की ऐसी है। अब क्रिसमस और न्यू ईयर पे तो तकारीब दूसरी होती है ना, तो जो अपनी जो सालाना वेकेशन है ना, तो 7% लोग ऐसे हैं जो इन दिनों में ले लेते हैं 15 दिन की छुट्टियाँ, कि क्योंकि ये जो है ये एक लॉन्ग। तो ये लेबर डे, उस दिन भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे थे तो बार बार याद था लेबर डे। उनका लेबर डे जो है ये मंडे को, ये बात हिस्टोरिकली ज़रा ध्यान में रखें। तो बाकी दुनिया में 1 मई को मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी, बाकी दुनिया में, लेकिन उसका ओरिजिन यूरोप में है। ये उसको प्योर अमेरिका का रंग देते हैं। हालांकि जो 1 मई है वो भी शिकागो से वाबस्ता है, मजदूरों की जो तहरीक चली थी, लेकिन ये जो हुआ था ये झगड़ा उसके बाद हुआ था। तो उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर ये वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उन्होंने जो है ये कहा था 1884 या इस तरह करके 85 में, कि उन्होंने कहा था कि उनके प्रेसिडेंट ने कहा था कि यहाँ पे तातीलात होंगी 1 मंडे जिस दिन भी आता है, तारीख जो भी होती है, तो 3 सितंबर। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो एक तो ये फैसला आया, अब इस दौरान हचकोले खाते रहेंगे लोग, बेचैनी का शिकार रहेंगे पूरी दुनिया में कि टैरिफ्स लगे हैं नहीं लगे, क्या बना, हमारा क्या होगा, उसका क्या होगा। ये दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी जो अभी काबीना आई थी उनकी, अभी तो उनको 6 महीने हुए हैं, तो माइक वॉल्स को तो उन्होंने सबसे पहले हटाया ना जी। वो जो जिनका सिग्नल गेट आ गया था, वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, और हमने डिस्कस भी किया था काफ़ी डिटेल में, कि उसमें फिर एक जर्नलिस्ट भी आ गया था, उसने वो सारी वो जो सिग्नल पे मैसेजेस थे, व्हाट्सएप पे नहीं सिग्नल पे जो मैसेजेस थे वो सारे उसने आउट कर दिए थे, और उसमें बाकी लोग भी थे। लेकिन जो NSA थे उनके ऊपर तलवार गिरी थी, और NSA जो है वो माइक वॉल्स फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में चले गए थे अमेरिकी मंदूब बन के, और जो सेक्रेटरी रूबियो हैं, मार्को रूबियो, उनके पास NSA का चार्ज है एडिशनल, तो NSA कोई नहीं है। लेकिन वो पहली कैजुअल्टी जो थी इस, दूसरी जो कैजुअल्टी है उनकी, वो जो उनके डायरेक्टर सेंट्रल डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन जो भी नाम है, सुजैन मोनारेज, वो दूसरी हैं जिनको सिर्फ 1 महीने पहले उनको सेनेट ने, ट्रंप दौर में सेनेट ने उनको कंफर्म किया है जी। उनका फटा पड़ा है वो जो रॉबर्ट कैनेडी है वहाँ पे जूनियर, और रॉबर्ट कैनेडी के साथ जूनियर के साथ उनका फटा पड़ा है, और फटा पड़ने के बाद जो है वो उन्होंने कहा है कि मैं तो रिज़ाइन नहीं करूँगी, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के साथ उनका फटा पड़ा, उनका मैं तो रिज़ाइन नहीं करूँगी। फिर ये कई दिन तक झगड़ा पड़ा रहा, उसके बाद ये है कि इनको हटा दिया गया। तो ट्रंप अपनी जो है प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी इंतज़ामिया के लोगों को हटा रहे हैं खुद, जिनको खुद ही उन्होंने अपॉइंट किया था। अच्छा, पिछला अगर ट्रंप 1.0 याद रखें तो कितनी तेज़ी के साथ वो फायर करते थे एक्स के ऊपर, लोगों को एक्स के ऊपर, इसको हटा दिया उसको हटा दिया। तो अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब स्टार्ट कर दिया है कि वो अपनी टीम के लोगों को फायर कर रहे हैं। तो पहले तो माइक वॉल्स को उन्होंने फायर किया, फिर उसके बाद ये दूसरी शख्सियत जो थी इनको उन्होंने हटाया, और जो उनके असिस्टेंट हैं रॉबर्ट कैनेडी के, उनके नायब को उन्होंने जो है वो
ये कहा कि आप जो हैं अब यहाँ पे कायम मकाम के तौर पे आप काम करते रहेंगे। जिम ओ'नील उनका नाम है। तो जिम ओ'नील जो हैं वो वहाँ पे CDC के चीफ के तौर पे काम करेंगे ये मोना रेस की फायरिंग के बाद। अच्छा, इसी तरह से और बहुत सारे डिपार्टमेंट में 600 लोग, इसके जो डिजीज़ कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके 600 लोगों को उनकी जॉब से फायर कर दिया गया है। तो अच्छा खासा बड़ा क्राइसिस वहाँ पे अमेरिका में इस वक्त पैदा हो रहा है। और ये मैं 11th कोट कर रहा हूँ, टॉप US हेल्थ एजेंसी परमानेंटली फायर्स 600 CDC एम्प्लॉयज़। तो ये जो है ये उनके चूँकि उनके अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम पैदा हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके ऊपर एक आर्टिकल आज लिखा है, मैं सजेस्ट करूँगा। थर्ड, ट्रंप इज स्टार्टिंग टू टर्न ऑन द पीपल ही हैंड पिक्ड। ये बेहतरीन लोग जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने चुने थे, अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप उन लोगों को अपने हुद्दों से हटा रहे हैं। तो कौन सा शख्स कहाँ कितने दिन रहेगा ये जो है ये नहीं पता, क्योंकि अब ये है कि अपनी टीम के लोगों को उन्होंने तुलसी गैबर्ट भी तकरीबन फायरी हो गई थी ना जब उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी ईरान के हवाले से, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ये कौन होती है, मैं नहीं मानता, और ये सारा। तो वो जब दिल में रख लेते हैं तो वो फिर कुछ अर्से के बाद वो जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। अब इलॉन मस्क को हम भूल गए। इलॉन मस्क एक उनका जो पिलर बहुत बड़ा जो है वो अलग हो चुके हैं इलॉन मस्क, अब ये अलग हो गई हैं। तो आगे आने वाले दिनों में माइक वॉच पहले हो चुके हैं। तो लोग जो हैं वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक तरह से आप समझ लें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ख़ुद अभी ये प्रॉब्लम्स हैं कि कौन रहेगा, कौन सर्वाइव करेगा आगे, कौन नहीं करेगा। और ये जो बात कल जेडी वैंस नायब सदर ने की, जेडी वैंस ने की बात कि कोई ट्रेजिक इंसिडेंट पेश आ सकता है, तो अब वो ट्रेजिक इंसिडेंट पेश आ सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो ये तो बड़ी एक आप समझें कि एक लर्जा देने वाली बात थी। ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस किया जाए या जिसके ऊपर किसी भी किस्म की बहस की जाए। लेकिन इशू ये है कि ये जो है ना, ये ऑलरेडी एक एक्स के ऊपर जो इलॉन मस्क की जो एप्लीकेशन है एक्स, उसके ऊपर ये ट्रेंडिंग शुरू हो गई पूरी दुनिया में, और ट्रेंडिंग शुरू हो गई, और ख़ास तौर पे हमारे पड़ोस में तो बहुत ही ट्रेंडिंग हो रही है सोशल मीडिया पे। और ट्रेंड जो है वो क्या है, वो मैं ये NDTV उनका कोट कर देता हूँ। 30th ये ट्रेंडिंग चल रही है उनकी, 29th और 30th, ठीक है। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई ये ट्रेंडिंग क्यों चल रही है, ये ट्रेंड हो रहा है। अब ये नहीं, आप देखें सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड हो रहा है अब वो ये ट्रेंड हो रहा है ये ट्रेंड चल रहा है। हम तो सिर्फ उनको तो बहरहाल वो जेडी वेंस ने फिर क्या बात की, क्यों की, कैसा कि वो शुरू हो गया कि अच्छा ट्रंप कब आए थे आखिरी दफ़ा पब्लिक में, ट्रंप की को कब देखा गया था, क्या हुआ, वो कंस्पिरेसी थ्योरीज, वो ट्रंप साहब जनाब देख रहे हैं वो भी सारा। दूसरा जो इसमें इशू है वो इसके दरमियान में जो खड़ा हुआ है जो बड़ा एक बुनियादी इशू है, वो ये है कि गज़ा के ऊपर कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, अभी तक सोच विचार हो रहा है। इसराइल में सोच विचार हो रहा है। फ़ौज उनकी कह रही है कि नहीं करना, फ़ौजी कार्रवाई नहीं करनी, और उनके वो डेविड बार्निया मोसाद के सरबरा और बाकी उनका NSA भी कह रहा है नहीं करनी, और जो ये ज़मीर जो उनका फ़ौज का सरबरा है वो कह रहे जन ज़मीर, वो कह रहा है कि नहीं करनी, अभी रुक जाओ, अभी नहीं। तो फ़ौजी कार्रवाई जो है वो रुकी हुई है। थोड़ा सा फ़ौज एंटर हुई आज कुछ इलाकों में, इन्होंने कोई बॉम्बिंग की है, उसके नतीजे में मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। लेकिन जब ग्राउंड ऑफेंसिव में के लिए वो दाखिल हुए हैं तो एक जगह पे जो है वो एम्बुश हुआ है हमास के लोगों के साथ, तो उसमें 7 इसराइली जो फ़ौजी हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। उसके बाद ये पीछे हट गए, और 3 जगहों पे हुआ है। एक तो जैतून का जो इलाका है, गज़ा सिटी में जो जैतून का इलाका है, जहाँ पर मैंने कल भी बात की थी कि 7 वहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा ईगो का इशू भी है, क्योंकि ईगो का इशू ये है कि वो जो वहाँ पर जो जैतून का इलाका है उसके बारे में ये इत्तला आ रही है कि वहाँ पर कुछ हमास के लोगों ने इसराइली फ़ौजी पकड़ के उनको भी अरमाली बना ली है, और हमास की तरफ से भी कहा गया कि जो भी फ़ौजी आएंगे हम उनको मारेंगे नहीं, उनको यरमाल बना लेंगे। तो हम यहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब पूरी कोशिश हमारी होगी कि हम किसी को मारें ना, बल्कि ज़िंदा यरमाल बना लें, और यरमाली हम तेज़ी के साथ फ़ौजियों को बनाएंगे। अब ये एक बड़ा सीरियस मामला है कि ये अंदर फ़ौज दाखिल होती है नहीं होती, क्या होता है इशू, क्या नहीं होता, और इस पर जो है वो। लेकिन साथ ही जो
एक गैर मुतवक्को एलामिया है, गैर मुतवक्को है काफ़ी ज़्यादा, वो अमेरिका की तरफ से ऐलान हुआ है और वो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया 15th। वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कह दिया है कि वो नॉट टू रिवॉर्ड टेररिज्म एंड रिवोक वीज़ाज ऑफ पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स अहेड ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब ये मार्को जो सेक्रेटरी स्टेट है मार्को रूबियो, उनका ये स्टेटमेंट है 15th अगर हम दिखाएं। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहें या इसको जो भी कहें, उन्होंने PLO यानी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास का वीज़ा उड़ा दिया है। यानी जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह हैं महमूद अब्बास और 80 के करीब उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा जा नहीं सकते। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है अभी, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है ना, और ये बड़ा तारीखी इजलास कई वालों से था। एक तो इसमें यह था कि इसमें फ़्रांस और सऊदी अरब ने वो मुश्तरका बनाई हुई थी, जो एक कॉन्फ्रेंस तलब की हुई थी फ़्रांस ने और सऊदी अरब ने, कि जिसमें पूरी दुनिया को उन्होंने बुला के कहा था कि आप यहाँ पे फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करें। फिर उसमें कनाडा ने कह दिया था कि हम सितंबर में तस्लीम कर लेंगे फ़लस्तीनी रियासत को। फ़्रांस की तरफ से कह दिया गया था, बरतानिया की तरफ से कह दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया था। अब जनाब इन्होंने वो वीज़े उड़ा दिए। महमूद अब्बास जो हैं वो वहाँ जा ही नहीं सकते और फ़लस्तीनी अथॉरिटी, यानी अब ये देखें 1974 में 1974 में ये उस ज़माने के न्यूज़पेपर हम देखें ना, ये हमें नज़र आते हैं कि ये जो है ये थर्ड अगर हम देखें तो UN असेंबली हियर्स अरफात अर्ज पैलेस्टीनियन स्टेट, वहाँ पर पहली दफ़ा फ़लस्तीन के ये जो है ना, ये 1974 में इनको बाकायदा जो है वो इनको कहा गया था, PLO को नुमाइंदगी दे दी गई थी, ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, स्टेट का नहीं, रियासत का नहीं, बल्कि ऑब्जर्वर स्टेटस जैसे EU का है जैसे। तो PLO को मिल गया था कि ये जो हैं ये वाहिद फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नुमाइंदे हैं जो, और यासिर अरफ़ात ने बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की थी उसमें। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने इनको ये कि फ़लस्तीनियों की नुमाइंदा तंजीम है, इनको वहाँ पे एक स्टेटस दे दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप से लेके और जिमी कार्टर से लेके और उसके बाद रेगन से लेके और आप 74 से कंटिन्यू करें आज तक, ओबामा से लेके, और सारा ये सारे यहाँ से जाते रहे और हमेशा एक तकरीर होती थी फ़लस्तीन की हमायत में। अब ये अबू माजिन, जो कि महमूद अब्बास का नाम तो अबू माजिन है, तो अबू माजिन का इन्होंने वीज़ा उड़ा दिया क्योंकि फ़लस्तीनी वहाँ हो गई नहीं, तो फ़लस्तीनी। अच्छा, अभी तक इसके ऊपर सऊदी अरब की तरफ से रद्दअमल नहीं आया, क्योंकि मैं आपको ये पहले भी बता रहा हूँ, मैं अभी दोबारा इस बात को इंडोर्स कर रहा हूँ कि कशीदगी एक बढ़ रही है। अरब ममालिक, वेस्ट एशिया, यूरोप और ट्रंप इंतज़ामिया में कशीदगी बढ़ रही है। अब ये कॉन्फ्रेंस जो थी ये सऊदी अरेबिया ने बुलाई थी और फ्रांस के साथ मिलकर बुलाई थी। इसमें कई मुल्कों ने तस्लीम करना था फ़लस्तीनी रियासत को। अभी तक सऊदी अरेबिया की तरफ से उसकी पोस्टपोनमेंट का ऐलान नहीं हुआ, फ्रांस की तरफ से भी नहीं हुआ, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी कि वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर फ़लस्तीनी जो हैं वो मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स हैं उसके तहत, मतलब अगर किसी के ताल्लुकात नहीं भी हैं अमेरिका के साथ, लेकिन वो जैसे ईरान के सदर हैं तो वो जा सकते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, तो अक़वाम मुत्तहिदा लेकिन अमेरिकन वीज़ा चाहिए होता है, तो वो उन्होंने वीज़ा रिवोक कर दी है। तो अब एक क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, और वो क्राइसिस जो है वो उस वक्त क्रिएट हो रहा है जब एक नया बहरान जो है वो जन्म ले रहा है कि वेनेज़ुएला को घेर रहे हैं अमेरिकी जंगी जहाज़, और एक तो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल के रिज़र्व्स वेनेज़ुएला में हैं, वो अनटैप्ड हैं लेकिन सबसे बड़े रिज़र्व्स हैं। दूसरा मोनरो डॉक्ट्रिन, वही के 200 साल पुराना, कि उसमें चूँकि चाइना, रशिया, वेनेज़ुएला में वहाँ सारा, तो एक वो भी सिलसिला हो सकता है। जी, आप वक्त लें, उसके बाद बात करते हैं SCO और चाइना में क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी जो है SCO इजलास में शिरकत के लिए चाइना पहुंच गए, अहम मुलाकातें भी होंगी उनकी वहाँ पे? जी, अहम मुलाकातें होने जा रही हैं उनकी, और मैं उससे पहले तो इस पर अभी जो इतलात आ रही हैं कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया का दौरा ना करें, उनका इस साल जो होना था क्वाड का शायद इजलास ही शायद पोस्टपोन हो जाए, जो भी अभी उसकी तस्दीक होगी तो कल इस पर बात करेंगे।
डिटेल में। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि जो गज़ा के हवाले से अब महमूद अब्बास का जो है यानी फ़लस्तीनी नुमाइंदगी वहाँ पे नहीं होगी 1974 के बाद पहली मरतबा उनकी वीज़े सारे रिवोक हो गए। इसराइल अंदर जाएगा नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना, उसमें इसराइल फंसा हुआ है। और उसके साथ ही मैंने आपसे बात पहले भी की थी और मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अरब ममालिक जो हैं अब वो इसराइल उनके यानी इसराइल सबसे बड़ा अपना दुश्मन जो है अरब ममालिक को समझ रहा है या आप समझ लें कि टर्की को समझ रहा है। और जो है वो अब वो ये देख रहा है कि ये सऊदी अरेबिया और लेबनान और सीरिया और यहाँ पे सारे और इजिप्ट और ये सारे मुल्क जो हैं अब किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इसराइल भी एक बहुत ज़्यादा आलमी सतह पे भी और वैसे भी वो ये नहीं होता है ना कि आपकी फ़ौजी आपके पास कितनी सलाहियतें हैं और कहाँ तक आप जा सकते हैं। यमन के वज़ीर आज़म जो हैं उनको उन्होंने निशाना बनाया है अपनी कैबिनेट के साथ, उनकी कैबिनेट को भी निशाना बनाया है और उनको भी साथ उन्होंने जो है वो निशाना बनाया है सालिम अल बुरैक को। और सालिम अल बुरैक जो हैं वो भी वो और उनकी साथ उनकी जो काबीना के जो लोग थे वो भी इस साथ उनके जो है वो चले गए। लेकिन इसमें एक बात सिर्फ ये ज़हन में रखें कि जो यमन है वहाँ पे दो वज़ीर आज़म, यमन में दो वज़ीर आज़म थे। एक वज़ीर आज़म उनके जो जिनको अंसारुल्लाह और एक वो वज़ीर आज़म जो सना या बाकी, तो उनमें से एक वज़ीर आज़म जो है वो अपनी काबीना के साथ जिनको अंसारुल्लाह ये स्प्लिट हो गया था 2024 में, दोस्त इकट्ठे हो गए थे वो यमन की खाना जंगी जो भी अंसारुल्लाह और दूसरे जो ग्रुप्स की वो, तो ये जो है वो एक उनके स्टेप डाउन हो गए थे दरमियान में, उनके फाइनेंस मिनिस्टर दूसरे बन गए थे, तो दूसरे जो ज़्यादा अंसारुल्लाह को एक्सेप्टेबल थे वो उनको निशाना बनाया गया। एक वज़ीर आज़म मौजूद हैं तो एक वहाँ पे स्प्लिट है, ये वो हैं जिनको हुतीज़ या अंसारुल्लाह जो है अपनी काबीना इन्होंने बनाई थी तो वो उनको निशाना बनाया है और जो दूसरे वज़ीर आज़म हैं वो मौजूद हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हुतीज़ के मतलब ये ज़हन में रखें कि दो वज़ीर आज़म यमन में मौजूद हैं, दो सदूर भी यमन की खाना जंगी चल रही है। तो यमन तो एक ज़माने में दो हिस्सों में तकसीम था बाकायदा, शुमाली और जनूबी, अरबी भी वो स्टेबल नहीं हो सका। तो बहरहाल तो वहाँ पर अब ये जवाब में क्या करते हैं, ये जवाब में निशाना बनाते हैं, क्या इनकी सलाहियत है क्या कुछ है। लेकिन ये कि ये बड़ा एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें वो ये कह रहे हैं अब कि ये जो सारा हमारा मेन टारगेट है, एक तो उन्होंने कतर को हदफ बनाया हुआ है अपना, दूसरा इजिप्ट को भी वो कह रहे हैं कि इजिप्ट के अंदर ट्रेनिंग्स हो रही हैं और वो साथ ही जो है वो ये एम्बुश हो रहा है मुख्तलिफ़ इलाकों में, जो बात मैंने पहले भी की और मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कई इलाकों में जो है वो अब झड़पें वो ग्राउंड पे दाखिल होते हैं, तो अब वो यानी जो पब्लिक है वो ज़रा पीछे, और यानी वो तो बीमार या बाकी लोग वो हमास के लोग सामने आके और वो लड़ते हैं बाकायदा दो बदू लड़ाई। तो ऊपर से वो अगर बॉम्बिंग या ऐसा कुछ सिलसिला वो भी शुरू नहीं किया इन्होंने, लेकिन ये स्ट्राइक्स करेंगे तो जवाब में फिर हुतीज़ और वहाँ उनके पास क्या सलाहियत है और हिजबुल्ला भी सामने हुई तो पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाए। और ख़ास तौर पे महमूद अब्बास का वीज़ा ख़त्म करना इस वक्त जो है कि सऊदी अरेबिया, और मैंने कहा अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कॉन्फ्रेंस सऊदी अरेबिया ने वो मुलतवी कर दी है जो फ्रांस के साथ उन्होंने तलब की हुई थी और जिसमें बड़ी दुनिया एक्सेप्ट करने जा रही थी फ़लस्तीनी रियासत को, या वो कॉन्फ्रेंस ही जो है वो ख़त्म हो गई है और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उसके बाद अब क्या हिकमत अमली क्या होगी। स्टीव विटकॉफ और ये सारी शख्सियत तो अब यहाँ तो एक फिर दोबारा से मैंने कहा ना एक्सप्लोड या इम्प्लोड दोनों तरफ ये दुनिया जा रही है इस तरफ। उनके जो फॉर्मर स्पीकर थे एंड्री परूबियाई, ये यूक्रेन की पार्लियामेंट के साबिक स्पीकर, तो इनको वहाँ पर जो है वो गोली मार दी गई है। वहाँ पे वेस्टर्न यूक्रेन में लिविव का इलाका है, शहर है, वहाँ पर ये घर से सुबह निकले, सुबह दिन के वक्त इनको गोली मार दी गई है, गोलियाँ मार के और लोग निकल गए हैं। और ये वो हैं जो यूरो मैदान में बड़े फाल थे जब ये रेवोल्यूशन आया यूरो मैदान का। अब यूक्रेन ने जाहिर है कि रशिया पे इल्ज़ाम लगा, रशिया कह रहा है हमारा ताल्लुक़ नहीं, इनकी अपनी खाना जंगी है।
तो ये है कि ये उनको बहरहाल निशाना बनाया। उससे पहले जो ऑरेंज रेवोल्यूशन आया था ना, उससे पहले ये बुश दौर में, तो उस वक्त भी ये उसमें बड़े फाल थे। तो इनको घर के बाहर आज जो इनकी टारगेट किलिंग हुई है, और उसके नतीजे में अब यूक्रेन के अंदर जो है वो, अब मुझे नहीं, अब खाना जंगी शुरू होती है, क्या हालात होते हैं, किस तरह जंग ख़त्म होती है, लेकिन ये कि यूरोप का एक मुल्क जो है वो उसकी जद में आ गया। अच्छा, ये जो उसके साथ ही जो ये यहाँ पे SU कॉन्फ्रेंस, रहनुमा सारे पहुँच गए हैं वहाँ पे, शहबाज शरीफ साहब पहुँच गए हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुँच गए हैं, और वहाँ पे जो है वो यूनाइटेड नेशंस के, लेकिन आप सेक्रेटरी जनरल पहुँच गए हैं, बाकी मुल्कों के सारे जो SU में जिन्होंने शरीक होना है वो सारे पहुँच गए हैं, और बाद में परेड में भी हिस्सा लेना है, कुछ ने नहीं लेना। लेकिन अब देखें कि ये उस वक्त हो रहा है कि एक जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो और शी जिनपिंग जो है वो मुतबादिल वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र इसमें करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे उस वक्त जब कि यूनाइटेड नेशंस इससे ज़्यादा उसकी बेतौकीरी आज तक नहीं हुई कि ना वो यूक्रेन की जंग ख़त्म करवा सकी, ना उस गज़ा का कत्लेआम ख़त्म करवा सकी। वो बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस एक फारिग, टोटल फारिग एक फोरम हो चुका है 1945 के बाद का बना हुआ, और उसमें जो है ये इसी दौरान जो है वो ब्रिक्स और SCO और ये जो बड़ा यूरो एशिया जो बेल्ट एंड रोड, इसमें डॉलर की कैसे जाएगा आगे, और ट्रेड क्या टैरिफ जो हैं उनको वेपन्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में। तो एक मुतबादिल, आप देखें ना, एक तरफ वो बिल्कुल लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हो गई है अक़वाम मुत्तहिदा के, अब तो बिल्कुल जो थोड़ी सी थी वो भी ख़त्म हो गई कि भाई पहले तो ये था कि फ़लस्तीनी रियासत कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब चलेगी सारी की सारी SCO में क्या हो रहा है, और ये परेड, चाइना की विक्ट्री परेड, और सारा ध्यान जो ईस्ट की तरफ चला गया। अच्छा, इसमें जो अब इशू है वो ये है कि जो विक्ट्री परेड है, SCO समिट है, तो SCO समिट में शिरकत के लिए हमने बताया था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ भी पहुंचे, कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन एक उसमें शख्स, एक तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने नहीं बुलाया, यानी नहीं बुलाया, बुलाते तो ये ज़रूर जाते, ये विक्ट्री परेड में क्यों नहीं, या शायद पहले से कोई अरेंजमेंट होगी, जापान से होकर आ रहे हैं, तो जो भी बहरहाल विक्ट्री परेड में वो नहीं होंगे। लेकिन एक और ऐसी शख्सियत है, अब उसकी तारीखी वजूहत पे छोड़ दें आप कि जंग अजीम के बाद क्या हुआ था, पहले जंग अजीम में जापान के साथ क्या हुआ था, ऑटोमन्स के साथ, वो SCO में वो शरीक हो रहे हैं, वो भी जो है शायद परेड में शरीक हों, शायद ना हो, और वो हैं रजब तैयब एर्दोगन। हो सकता है परेड में शरीक हो सकता है परेड में शरीक ना हो, लेकिन वो बहरहाल बीजिंग की SCO में ज़रूर शरीक हो रहे हैं। और वो जो है उनका, ये तुर्की का बड़ा कलीदी किरदार है ना इस वक्त, वो नेटो के मेंबर हैं, वो साथ ये पूरा जो यूक्रेन और ये पूरी जो पॉलिसी ब्लैक सी के हवाले से पूरा ये उन मामलात को भी तुर्किया देख रहा है डिप्लोमेटिकली, और वो डायलॉग भी करवा रहा है यूक्रेन के और रशिया के दरमियान, अरब ममालिक भी करवा रहे हैं, लेकिन वो सारी जो जंग है वो पस मंज़र में चलेगी। इस वक्त जो है वो गज़ा और फ़लस्तीन सामने आ गई है कि भाई महमूद अब्बास को, अच्छा उन्होंने वो उनकी अपनी स्पेस वगैरह, एयर स्पेस वगैरह बंद की हुई है इसराइल की। असल मामला ये है कि ये फ़ौज दाखिल होती है, 8वीं दफ़ा ये नहीं दाखिल होती। पहली दफ़ा हमास के लोग कह रहे हैं कि आ जाओ हम यरगमाल बनाएंगे, हम मारेंगे नहीं, अब हम यरगमाल बनाएंगे। ऑलरेडी उनके वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ लोग इनके यरगमाली हैं। अच्छा, यरगमाली उनके पास हैं, अब ये वो अगर तो उनके पास यरगमाली हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो यरगमाली हैं जो कि इससे पहले जो है वो हमारे सामने तो नहीं था कि कोई फौजी भी यरगमाली हैं। लेकिन आज टाइम्स ऑफ इसराइल के 43rd वो ये कह रहे हैं कि जो IDF की 7th ब्रिगेड है वो गज़ा सिटी में 43rd इसलिए जा रही है कि पर्सनल मामला हो गया है, क्योंकि उनके 6 लोग जो हैं वो हॉस्टेज हैं। अच्छा, ये बात जो है ये अभी तक नहीं थी सामने कि उनके 6 फौजी भी हॉस्टेज बना के रखे हुए हैं। अभी तक तो ये ना सिविलियंस हैं जो वहाँ पे पिकनिक बना रहे थे, जो भी कर रहे थे, उनको उठा के रखे, फौजी भी हैं इसमें। तो ये जो है ये एक नई चीज़ है कि उनके पास उनके फ़ौजी भी हैं। और ये जो अब बात है कि वहाँ पर क्या वो जाते हैं, नहीं जाते, अंदर जाते हैं तो क्या सूरत हाल डेवलप होती है, और अंदर जाने के बाद जो है वो कितनी ज़्यादा अरब ममालिक जो हैं वो ख़ुद खुल के सामने आते हैं, या अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल ये भी देख रहा है कि अरब ममालिक जो हैं वो ऐसा तो नहीं कि ये इन्होंने कहीं ये खामोशी से हेल्प कर रहे हो वहाँ पर हमास की और बाकी लोगों की, और वो उसके बाद हमारे लिए कोई नया प्रॉब्लम लेकर सामने आ जाए, ये पूरा इलाका जो है ये एक्सप्लोड हो जाए, ये जो भी है। लेकिन ये है कि वो बहरहाल अंदर भी घुसे नहीं, लेकिन उससे पहले ही हमास के लोग जो हैं। अच्छा, ये जो परेड हो रही है ना 3 तारीख को,
इस परेड में प्रेसिडेंट शी, चाइना के प्रीमियर शी और उनके साथ गालिबन जो अगली सीट है जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं इस पूरी तकरीब के, वो हैं, ये चाइना में हो रही है ना, चाइना की विक्ट्री परेड, इसके जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो प्रेसिडेंट पुतिन है, तो वो प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ बैठेंगे। सही। बाकी मेहमानान तो होंगे जो 26 हैं, 26 देखिए एससीओ में अलग 2-3 मुल्क ऐसे हैं जिनके रहनुमा, एक तो इंडिया के जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस आ जाएंगे, प्रेसिडेंट एर्दोगन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। मैंने बात की क्योंकि उनके एक और उनका जाहिर है कि तुर्किया जो है उसके वो एससीओ में तुर्किया जो है वो जाना चाहता है और वो ब्रिक्स का भी मेंबर बनना चाहता है, लेकिन ये कि वो वापस आते हैं, रुकते हैं, और यहाँ के इवेंट्स भी ऐसे हो रहे हैं इस खत्ते में कि शायद वो 3 तारीख को ना हो। लेकिन इशू ये है कि जो मैंने आपसे बात की ना कि जो एक तरफ उनके बैठेंगे पुतिन जो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि शायद उनके जो है वो नॉर्थ कोरिया के जो प्रीमियर हैं वो शायद उनके एक तरफ वो बैठें, एक तरफ ये बैठें, और दुनिया को मैसेज जाए कि भाई ये जो है ये यहाँ पे पावर जो है अब यहाँ शिफ्ट हो गई है, पावर जो है यूरेशिया की तरफ, या ये जो पूरा एशिया है यहाँ पे शिफ्ट हो गई है सारी। और उसमें आप ये देखें कि सारे ही उसमें जो मुल्क हैं वो इस वक्त देख रहे हैं उस परेड की तरफ दुनिया की नज़रें, और साथ ही गज़ा। अच्छा, अब ये जो वेनेजुएला में हो रहा है ना, इसको आप लिंक करें कि वो जो चाइना और रशिया का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वो जो मोनरो डॉक्ट्रिन से हट के वो जो ब्राज़ील और उधर सारा, देखिए वेनेजुएला जो है ना प्रेशर ले सकता है, ये अलग बात है कि गुर्बत है, वहाँ ऑयल टैप नहीं हुआ, लेकिन वेनेजुएला में जो कि ज़खायर है ना ऑयल के बहुत ज़्यादा, इसलिए वेनेजुएला वो टैरिफ वैरिफ का प्रेशर ले सकता है, अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज़। तो वेनेजुएला, और फिर वो एक हिस्ट्री भी है ह्यूगो चावेज और मेदोरो की और इसकी, तो ये वॉरशिप्स क्या सिर्फ घेरने जा रहे हैं या बाकायदा कोई जंग होगी? पहुंच तो रहे हैं आगे, आहिस्ता 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 चलते हुए, आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए जो है वो, लेकिन ये कि क्या वेनेजुएला पे बाकायदा जंग छेड़ेंगे या जंग नहीं छेड़ेंगे, और एक सिर्फ प्रेशर वहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये कि वेनेजुएला की तरफ जाते हुए वो ये मोनो डॉक्ट्रिन ज़रूर याद आती है, जिसमें ये था कि ये जो आधी दुनिया है ये जो है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा और 200 साल पुराना होगा, ये तो वो डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी भी बात हो रही है। तो ये अगले 3-4 दिनों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि गज़ा के हवाले से क्या फ़ैसला होता है, गज़ा के हवाले से क्या फ़ैसला होता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प अचानक जो है वो ये सारे मामला से पीछे क्यों हट गए, ख़ासतौर पर स्टीव विटकॉफ जो उनकी पूरी टीम जो बहुत फ़ाल थी, ये मिनट टू मिनट बेसिस पे गज़ा की जंगबंदी को डिस्कस कर रहे थे, ये अचानक पीछे क्यों हटे, और अचानक जब पीछे हट गए हैं तो उसके बाद इसराइल को अगर इन्होंने कहा है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये मामला ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो इसराइल के अंदर जो इस वक्त ये बात उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पर मगरबी किनारे में भी और जो गज़ा है वहाँ पर वो जो कहते हैं बगावत हो रही है, बगावत है, वो बगावत नहीं हो रही, उनके पास ये रिपोर्ट्स हैं, फ़ौज तो उनकी कह रही है ना कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो, ऐसा नहीं कि वो नहीं करना, इसलिए वो कह रहे हैं कि अंदर इतनी मुज़ाहमत हो सकती है इस दफ़ा कि शायद वो पहले ना हो, और ये टैक्टिकल पॉजेज़ जो हटाने की खबर थी ये उनके पास पहले से पहुँच चुकी थी कई हफ्ते पहले ही कि ये हम इसराइल कर सकता है, तो इसलिए वो तैयार है हमास। अब कितने तैयार हैं, क्या होता है, अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान से भी अच्छी खबरें हैं जो हम रोज़ बात करते हैं कि ये आफतें जल्दी टरें और इनके एक लॉन्ग टर्म हम कॉजेज़ को ढूंढें और तलाश करें और फिर इससे निकलें मैन-मेड क्राइसिस से। और दूसरा ये कि ख़ित्ते से और दुनिया से भी अच्छी खबरें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसानी खून बह रहा है, इंसानी जाने जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा, मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोग सबका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।